हेलो प्यारे बच्चों। मैं नासिर अहमद आप सभी का शिक्षा डॉट कॉम अकेडमी में दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश चल रहा है का बेसिक्स। इसमें आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा जब भी इंग्लिश सीखने गए होगे कि सेंटेंस जब लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। भाई, अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट की कहानी पढ़नी है बेटा। इस ऑब्जेक्ट की कहानी समझ बेटा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं। एक छोटी सी बात और बता दूं बेटा, इसका ध्यान रखना। शुरुआत में है ना, अजीब लगती है जब हमारा जोन बदलता है, जब हमारा कोई क्राइटेरिया बदलता है, प्लेस बदलता है, सोच विचार बदलते हैं, तो शुरुआत में कुछ अजीब लगता है। जैसे एक कहावत है इंग्लिश, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर क्या हुआ? जब कोई मछली अपने पानी से बाहर आती है तो वो अनकंफर्टेबल फील। हम भी वैसा ही फील करते हैं जब हम कोई नई जगह पर चले जाते हैं, नए माहौल में चले जाते हैं। अभी हमारा फाउंडेशन चल रहा है तो हम अभी नए माहौल में हैं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है पता नहीं क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं सर, यार ऐसा तो हमने सीखा नहीं है, ऐसा तो हमने सुना नहीं। बेटा, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और 20 साल से बच्चों को यही सिखा। तो बेटा बात समझिए, जो बातें मैं आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, अब चाहे आप स्पोकन कर लो और चाहे रिटन कर लो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो, आप 10वीं 12वीं में हो, बीए हो, एम में हो, कोई भी चीज में जहां इंग्लिश आती है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो हर जगह कारगर सिद्ध होगी। करना बेहद जरूरी। बेटा, या तो जान लगा दो किसी काम को करने में या फिर जाने दो। बात समझ लो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, या तो ढंग से उसे सीख लो या फिर टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप उसके अंदर अ, आधे मन से काम कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी, माँ बाप का भी, टीचर का भी, सभी का। किसी भी चीज को सीखने में जान लगा दो और देखो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो देखिए बेटा, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई क्या होता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस की शुरुआत जनरली हम एक सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब से करते हैं और वर्ब के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है आगे सीखेंगे। तो बेटा, मैंने आपको सब्जेक्ट को डिटेल में बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसके साथ साथ प्रेडिकेट भी समझाया। ये मैंने आपको पिछले सेशंस में वर्ब बता दिया, वर्ब क्या है, डू, बी, हैव। ये भी मैंने आपको ढंग से समझा दिया। बाकी इसकी आगे और भी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे और भी हम तरीके से ये भी अधूरा करवाया, पूरा नहीं करवाया। बाकी डू, बी, हैव ध्यान रखते सेशंस में। आज की जो कहानी है वो कहानी है, और ये होता क्या है, आज की कहानी है ये ऑब्जेक्ट। चलिए बेटा, इस कहानी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत बिल्कुल शुरू से। ठीक है बच्चे, कहानी की शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट की। 0 to 0 सेशन में, क्लास नंबर 5। चलिए बेटा, ऑब्जेक्ट। बेटा, ऑब्जेक्ट को पूरी अंग्रेजी में आप टॉपिक कोई भी कर रहे हो, पूरी अंग्रेजी में इंग्लिश के अंदर आए हुए ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कहानी है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी कहानी है। ध्यान से देखें, लास्ट में मैंने बड़ा लेंथी प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस समझिए। ऐसा करने से अब आप एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझोगे ही, साथ साथ सेंटेंस ट्रांसलेशन को भी समझोगे कि अगर इंग्लिश लिखी, हिंदी कैसे बनाते हैं, कम से कम हिंदी। और आप ऐसे भी सीख जाओगे कि कैसे समझना है। तो ट्रांसलेशन हमारा मेन मकसद है फाउंडेशन ऑफ कोर्स का। फाउंडेशन बेसिक्स का जो बेसिक्स कर रहे हैं इंग्लिश का, जो फाउंडेशन कर रहे हैं, उसका मेन मकसद है आपका ट्रांसलेशन ठीक कर देना। कि इंग्लिश लिखा है तो एटलीस्ट हिंदी में तो समझ में आता है, वरना तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें बेटा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने कहा, अभी हमने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी। इसको और डिटेल में जानने के लिए
शुरुआत करते हैं, फिलहाल शुरुआत करते हैं हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और रिसीवर से। तो बेटा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और रिसीवर को समझिए। पर क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है? बेटा जो प्रेपोजिशन बाद आए वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, पर वो होता है जो कुछ रिसीव करता है। रिसीवर आप देखेंगे, रिसीवर देखेंगे दो होते हैं, एक एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करते हैं और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करते हैं, बेसिकली होते हैं। तो आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, और जो कुछ चीज रिसीव कर रहा है, जो कुछ चीज प्राप्त कर रहा है, वो हमारा रिसीवर है। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट पर आते हैं, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेटा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहता है प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आए, जो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आए उसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये ये प्रेपोजिशन क्या होता है? तो हमने सुना ही नहीं आज तक। सुनोगे, सुन भी रखा होगा जिन्होंने, अब आप सुन लेंगे। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। एक शब्द बोला आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, छठा वर्ड, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला शब्द जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब के प्रेपोजिशन को पहचानेंगे कैसे? तो पहले मैं आपको प्रेपोजिशन पहचान बता देता हूं, तो देख लो बेटा, ये शब्द पढ़िए बेटा, ये शब्द पढ़िए। एक बार को वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो और एक बार शब्द पढ़ लो। बेटा ये प्रेपोजिशन है, आपने 50 बार सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अलोंग, ऑफ, टुवर्ड, टुवर्ड्स, एक ही बात होती है। अंडर, बीनीथ, बिलो, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, अक्रॉस, बियॉन्ड, फार ऑफ, टिल, अनटिल, बाय, सिंस, फॉर, टू, ड्यूरिंग, फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड्स, अलग अलग है शब्द, एक ही नहीं है। up, down, across, into, onto, upon, between, amongst, amid, amidst, around, against, opposite, through, except, in order to, according to, due to, etc। और भी है कुछ, मतलब ये समझो 90%, 95% प्रपोजिशन लिख दी। जो थोड़े बहुत रह गए होंगे वो आगे आ जाएंगे, लेकिन साल में याद रखिए कि प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वापस उसी, देखिए बेटा, तो पहले हम इसे देखते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बेटा वाक्य में आया कोई भी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद लगने वाला वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सी भाषा में प्रेपोजिशन बाद जो आए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे ये रहा ऑन, ये प्रेपोजिशन है, और बेटा प्रेपोजिशन के बाद जो ये संडे आया तो यही प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर देखो इन जनवरी में इन आया तो इन क्या हुआ? इन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो शब्द आया वही शब्द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। टू जो है, टू प्रेपोजिशन है, और टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वही प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ऑन संडे में प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, इन जनवरी में इन प्रेपोजिशन, जनवरी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, टू मुंबई में टू प्रेपोजिशन और मुंबई प्रेपोजिशन। क्लियर हुआ? तो वाक्य में आपको ये पहचान करनी है प्रेपोजिशन। तो देख लीजिए बेटा, ये टू प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन के बाद आने वाला शब्द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पहचान लीजिए बेटा ऑब्जेक्ट। अब विद प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द है माय ब्रदर, ये पूरा फ्रेज है, शब्दों का समूह, तो ये पूरा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। वी लिव इन इंदौर विद फैमिली, तो वी लिव इन इंदौर, तो इन जो है वो प्रेपोजिशन है, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द है वो प्रेपोजिशन। तो मीनिंग क्या हुआ? आई गो सब्जेक्ट, भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना, और उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कहेंगे आई गो, मैं जाता हूं तो स्कूल।
कहाँ जाता हूँ? मैं स्कूल जाता हूँ विद माय ब्रदर, अपने भाई के साथ। मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूँ। वी लिव, हम रहते हैं कहाँ? इन इंदौर, इंदौर में विद फैमिली, फैमिली के साथ। हम रहते हैं इंदौर में फैमिली के साथ, हम फैमिली के साथ इंदौर में रहते हैं। क्लियर हुआ? मीनिंग भी क्लियर हुआ और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। बहुत छोटा है, बस इतना ही है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट खत्म। तो प्रेपोजिशन के बाद आए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म। बस इतना ही है प्रेपोजिशन। देखिए अब आती है बात रिसीवर की। ये थोड़ा टाइम लेगा, रिसीवर पर ध्यान देना। ये कहानी ही रिसीवर की है, ये कहानी ही रिसीवर की है। और बेटा जो रिसीवर होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो रिसीवर है यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा जो एक ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आते हैं इस रिसीवर पर। जो रिसीवर होता है ना बेटा, ये जो रिसीवर होता है, तो रिसीवर ही जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कहते हैं रिसीवर जो होता है, अब जो रिसीवर है, रिसीवर को ही हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। उस रिसीवर को ही ऑब्जेक्ट कहेंगे और ये आएगा कहाँ? डू वाली वर्ब। ये डू वाली वर्ब, वर्ब के जो टाइप है, तीन टाइप बताए। डू वाली वर्ब, हैव वाली वर्ब, बी वाली वर्ब। ये डू वाली वर्ब के बाद आता है, समझ लो। ये डू वाली वर्ब के बाद आता है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीव, ये ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आए, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद आए और जो ऑब्जेक्ट जो रिसीवर होता है वर्ब के बाद आता है। तो दो तरीके के, ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो व्हाट और whom का रिप्लाई होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो फॉर whom और टू whom का रिप्लाई होता है। फॉर whom और टू whom का रिप्लाई होता है। कैसे? जरा देखिए। अगर सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में पहले जब सेंटेंस लिख रहे हैं, किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल रिसीवर, समझ लो। जो रिसीवर है अगर सिंगल रिसीवर है तो मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल रिसीवर है। अब वो चाहे, अब वो चाहे हमारा कोई पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, वो अगर या तो वो व्हाट का रिप्लाई होगा और या फिर whom का रिप्लाई होगा। तो जो व्हाट का रिप्लाई है वो समथिंग को जन्म देता है। व्हाट के रिप्लाई में कोई ऐसी वस्तु आती है जो इस वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करती है। और बेटा होम के रिप्लाई में समवन आता है, जो इस समवन आता है तो इस वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करता है, जो इस वर्ब के इफेक्ट को रिसीव। कैसे? जैसे मैंने दो सेंटेंस मैंने लिखा, आई आई डिश, आई टी डिश, और फिर मैंने लिखा आई द स्टूडेंट्स, आई टीच इंग्लिश, आई टीच द स्टूडेंट्स। तो पहले तो ये बात समझ लो, ये जो टीच है, ये जो टीच है, ये हमारी डू वाली वर्ब है। कोई एक्शन है, ये डू वाली वर्ब है, एक्शन है। एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो हमारा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो डू वाली वर्ब के तुरंत बाद आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डू वाली वर्ब के तुरंत बाद आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करे, यही रिसीवर है। तो जो वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करे, कि हमें कैसे पता कि इसने इस वर्ब के इफेक्ट को, आप वर्ड से प्रश्न, आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूं, तो पढ़ाया क्या जाता है, इंग्लिश। तो कहता है इस टीच का इफेक्ट इस पर कर रहा है, इसीलिए ये रिसीवर है। और ये जो रिसीवर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट के रिप्लाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो व्हाट के रिप्लाई में आया आ रहा है। हमने कहा आई टी, मैं पढ़ाता हूँ, कि मैं पढ़ाता हूँ, फिर पूछा हूम, भाई किसको पढ़ाते हो, तो आई टीच हूम,
कहता आई टीच द स्टूडेंट्स, तो इस टीच का इफेक्ट किस पर पड़ा अब? स्टूडेंट्स पर। तो जो स्टूडेंट्स हैं इस टीच एक्शन के रिसीवर हैं, तो ये भी रिसीवर हैं, तो भैया ये भी रिसीवर हैं, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट या हुम का रिप्लाई होता है, बट के आंसर में कोई समथिंग, और बेटा हुम के आंसर में कोई समवन आता है। और डू वाली वर्ब का जो रिसीवर होता है, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या कहता है? एक्शन का रिसीवर, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन का रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डू वाली वर्ब के बाद आता है। जो एक्शन वर्ड है, डू वाली वर्ब मतलब जो एक्शन वर्ड है, जो एक्शन वर्ड के तुरंत बाद आता है, जिसके ऊपर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। अब बताइए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि रिसीवर है? ये हुआ रिसीवर। लेकिन अगर रिसीवर सिंगल मतलब एक ही है, अगर सेंटेंस पर एक दो रिसीवर नहीं, तो पहले एक रिसीवर। अब अगर कोई क्वेरी हो तो देख लीजिए। क्लियर हो गया? अब इस बात को मैं अलग से 4 एग्जांपल पर भी समझा देता हूं, वो भी देख ली, वो भी देख ली। अब कहता है रानी कुक पनीर। रानी पनीर पकाती है, तो रानी कुक्स व्हाट? रानी पकाती क्या है? कहता है पनीर। बेटा इस कुकिंग का इफेक्ट किस पे पड़ा? पनीर पर। तो बेटा डू वाली वर्ब के तुरंत बाद आने वाला समथिंग या सम, बट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, वो हमारा रिसीवर होता है। तो ये हमारा जो रिसीवर है, यही हमारा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मिड टीचेस, तो ये एक्शन है बेटा, ये समझ लो, ये एक्शन है, वर्ब है, जो एक्शन है वो वर्ब है, जो एक्शन है वो वर्ब है, ये स्कोल्डेड एक्शन है, वर्ब है। तो अब हमें ये देखना होता है, ये जो एक्शन है, ये एक्शन है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है भाई? पकाया गया तो क्या पनीर, पढ़ाया जाता है किसे? स्टूडेंट्स को, बनाया जाता है क्या हाउस, और डांटा किसे गया? स्टूडेंट। तो भैया इन इफेक्ट के, इन एक्शन इफेक्ट के रिसीवर जो है, वो रिसीवर ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो, जो रिसीवर है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सुमित टीचर्स, सुमित पढ़ाता है, कहता है हुम, सुमित पढ़ाता है, कहता है हुम, किसे पढ़ाता है सुमित? कह रहा है द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन का रिसीवर, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड्स, कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, तो हमने पूछा भाई क्या बनाता है कॉन्ट्रैक्टर? कहता है एक घर बनाता है, तो ये जो घर है ये हमारा रिसीवर, यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक्शन का रिसीवर। आई स्कोल्डेड, मैंने डांट दिया हूं, किसे डांटा भाई? आई स्कोल्डेड, मैंने डांट दिया। कहता है हूं, किसे डांटा? तो आंसर में आता है देम, उन लोगों को डांटा। ये जो देम है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर समझ लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो एक्शन के रिसीवर होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब बात आती है, मतलब क्या एक्शन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है? क्या एक्शन के बाद हमेशा रिसीवर होगा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार वर्ब ऐसी होती है, कई बार वर्ब ऐसी होती है जो बिना रिसीवर के, ऐसा नहीं है। आप अगर एक्शन लिखो तो रिसीवर होगा ही होगा। समटाइम्स टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम एक्शन लिखते हैं और उसमें कोई रिसीवर नहीं होता। हम एक्शन लिखते हैं, कोई रिसीवर नहीं होता। तो बेटा एक्शन बिना रिसीवर के भी, जैसे मैंने कहा आई मैंने लिखा आई वेंट, हाँ, अब इस सेंटेंस में आई वेंट टू शिमला। इवेंट ये एक्शन है, मैं गया था, कहाँ गया था? कह रहा टू शिमला, तो टू शिमला तो प्लेस हुआ। बाकी ये preposition है, preposition का ऑब्जेक्ट है। टू की अगर बात करें, preposition है। और बेटा इसके बाद जो शिमला आया, इसके बाद जो ये शिमला आया, तो इस preposition का ऑब्जेक्ट है, तो ये prepositional ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन दोनों के इकट्ठे बात करें, टू अलग है तो preposition है, शिमला अलग है तो prepositional ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू शिमला इकट्ठे बात करें, टू शिमला, दोनों मिल दोनों मिलकर एक प्लेस को बता रहे हैं। यहाँ पर ये एक प्लेस, आई वेंट टू गया था, तो एक्शन के बाद हमारा preposition है, preposition का ऑब्जेक्ट। इस एक्शन के बाद एक, एक्शन के बाद रिसीवर है ही नहीं। इस एक्शन के बाद
ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना whom का रिप्लाई है। इसके बाद ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना whom का रिप्लाई है। हमारी एक वीडियो है, उस वीडियो को भी आप देख। एक आएगा हमारा ट्रांजिट वर्ब और इन ट्रांजिट। अब ये ऑब्जेक्ट बड़ा काम करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट को ध्यान से सुन लो, ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझ लो, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत क्लियर होगी। और बातें के अंदर और कुछ एडिशन डिलीशन नहीं, एडिशन ही होगा। ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिट, ये आगे हमारा टॉपिक है, तो भी देख लेना, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, ये समझ लो। ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा तो ये क्लियर नहीं होगा। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना हुम का रिप्लाई। नो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। ये लिखा, भाई आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच ऑन संडे। तो भाई कोई इंसान है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो सकती है। उसको कोई भी इंस्पेक्टर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, कांस्टेबल हो सकता है, लेकिन उसका मन है कि मैं वाले दिन बच्चों को पढ़ा दूं, गरीब बच्चों को पढ़ा। तो उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि आई टीच ऑन संडे। यार संडे तो मैं फ्री नहीं रहता, संडे को पूरे दिन पूरे हफ्ते में काम करता हूं, लेकिन संडे को मैं पढ़ाता हूं। उसने क्या बोला, संडे में पढ़ाता हूं। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, अगर आप इस सेंटेंस, तो आई सब्जेक्ट है, टीच एक एक्शन है, डू वाली वर्ब एक्शन है, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन इसके अंदर व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई रिसीवर नहीं है, इसमें कोई रिसीवर है ही नहीं। इसको पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, इसको पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है। देखो इस क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ाया जाता है और किसे पढ़ाया जाता है, दोनों है। व्हाट और हुम का रिप्लाई इधर है, इधर इधर व्हाट और, जो अभी मैंने यहाँ बताया, इधर व्हाट और हुम का रिप्लाई है, इधर रिसीवर है। लेकिन इसके व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है, रिसीवर नहीं है। अगर मैं ऑन की बात करूं तो ये प्रेपोजिशन, और संडे की बात करूं तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और इन दोनों के मैं इकट्ठे बात करूं तो ऑन संडे, तो ये टाइम हुआ। अलग अलग ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, दोनों मिलकर ये टाइम है। लेकिन इस बात कोई रिसीवर नहीं है। तो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं कि बेटा एक्शन के बाद रिसीवर हमेशा होगा ऐसा नहीं है। एक्शन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ये हमेशा नहीं। कई बार वर्ब ऐसी होती हैं, कई बार वर्ब ऐसी होती हैं के बाद रिसीवर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब आपको यह पहचानना है सेंटेंस में रिसीवर है या नहीं। सेंटेंस में डू वाली वर्ब है, एक्शन है, एक्शन का रिसीवर है या एक्शन का रिसीवर नहीं है, ये आपको पहचान, ये ध्यान रखना। आगे प्रैक्टिस है, लास्ट में ध्यान से सुन। क्लियर हुई बात। अगर बेटा ये राम कहानी इतनी क्लियर हो गई, ये राम कहानी, बेटा हमने सिंगल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर एक ही ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डू वाली वर्ब के बाद डू वाली वर्ब है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट और हु का रिप्लाई होता है। क्लियर हो गया अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब तक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट ना हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। हाँ जी, फिर सुन लो, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट ना हो तब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ। अब आ जाओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट 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 ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट तब होता है। कैसे, कैसे या ऐसे। अब आ जाता डबल ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, कैसे, चलिए लेते हैं सिंपल, लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिख, सेंटेंस, कमल सेंड मी मैसेज। कमल के मैसेज, कमल ने मुझे एक मैसेज भेजा था। कमल सेंट मी ए मैसेज।
कमल ने मुझे मैसेज भेजा था। अब ज़रा देखो इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। कमल सेंट, कमल ने भेजा था, कमल ने भेजा था, क्या भेजा था कि कमल ने भेजा था? कमल सेंट व्हाट? कमल ने भेजा था, क्या भेजा था? कहता है ए मैसेज। कमल ने भेजा था, क्या भेजा था? ए मैसेज। ये हुआ मैसेज। तो एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का रिसीवर जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और व्हाट का रिप्लाई होता है। व्हाट का रिप्लाई होता है कि भाई कमल ने भेजा था, क्या भेजा था? कह रहा कि जी मैसेज भेजा था। फॉर whom? ए, या किसके लिए? या भी सोचता टू whom, किसको? फॉर whom, किसके लिए? टू whom, किसको? ये हो सकता है फॉर whom, फॉर whom और टू whom। फॉर whom किसके लिए और टू whom किससे? टू whom किसे और फॉर whom किसके लिए? यहां पर भी कमल ने मुझे मैसेज भेजा तो रिसीवर तो मैं हूं। अगर मैं रिसीवर हूं तो मैं बोलूंगा टू whom। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कमल सेंट, कमल सेंट, कमल ने भेजा, क्या भेजा? मैसेज। टू whom, किसे? अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, अब मैं खाली whom नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टू whom, किसे? तो ये जो टू whom है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो ये मैसेज मिला किसे? ये मैसेज का रिसीवर कौन है? तो मैसेज का रिसीवर है मी। ध्यान से सुनो, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर समझ लो, फिर समझ लो, फिर समझ। कहता है एक्शन का रिसीव, जिसके ऊपर एक्शन का प्रभाव पड़े, जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करे, जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट और whom का रिप्लाई होता है, जिसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है। तो एक्शन के इफेक्ट को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है और ये एक्शन का रिसीवर अब क्या कहता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और बेटा ये फॉर whom या टू whom का रिप्लाई होता है और ये हमेशा लिविंग बीइंग होगा। ये हमेशा लिविंग बीइंग होगा, ऑलवेज। ये ऑलवेज लिविंग बीइंग होगा। और बेटा व्हाट तो नॉन लिविंग होता है। व्हाट नॉन लिविंग का आंसर में आता है whom लिविंग। मींस मैं कहना क्या चाहता हूं, एक्शन का रिसीवर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग है लिविंग भी। मतलब एक्शन का इफेक्ट किसी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों पर पड़ सकता है, किसी एक्शन का। तो एक्शन का इफेक्ट तो देखो इंग्लिश नॉन लिविंग पर पड़ रहा है और एक्शन का इफेक्ट स्टूडेंट्स और लिविंग बीइंग पर भी पड़ रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें जो फॉर हुम या टू हुम का रिप्लाई होता है वो लिविंग बीइंग होता है। इसकी पहचान, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। क्या? कमल ने मैसेज भेजा, ये मैसेज रिसीव किसने किया? मैसेज का रिसीवर कौन है? मैसेज का रिसीवर। मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर कौन है? मी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर कौन है? मी। तो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देख लो, लिख लो, ये डेफिनेशन लिख लो। इसको आपको एक पिक्चर से समझाता हूं, आपको एक पिक्चर से समझाता हूं, ध्यान से देख। डूअर और रिसीवर, द टीचर पनिशेस द स्टूडेंट्स, कि जो टीचर है वो पनिश करता है, तो पनिश करता है तो क्या हुआ? डूअर हुआ। अब ये पनिशमेंट मिलती किसे? पनिशमेंट को रिसीव कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इस एक्शन, जो एक्शन के इफेक्ट को डायरेक्ट रिसीव करे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पर एक्शन का इफेक्ट पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो स्टूडेंट्स, अब टीचर है, टीचर ने स्टूडेंट्स को मारा, तो ये डूअर है, ये रिसीवर है। तो डूअर है, रिसीवर, तो अब ये रिसीवर है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में एक ही ऑब्जेक्ट है, ये डूअर है और ये पनिशमेंट ले रहा है, तो पनिशमेंट लेने वाला एक ही, ये रिसीवर हो गया। क्लियर हुआ? अब जरा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पर फूल किसने दिए? ये हुआ डूअर, फूल इसने दिए। अब रिसीवर दो हैं, एक तो फूल दिए गए, एक तो फूल ऑब्जेक्ट है, और एक ये लड़की ऑब्जेक्ट है। भाई इसने फूल दिए, इसने फूल लिए, तो अब ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस पिक्चर में एक ही ऑब्जेक्ट है, एक्शन का रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान दो, इस लड़के ने फूल दिए, तो हैरी है, हैरी ने गिफ्ट किया, तो हैरी ने क्या गिफ्ट किया? फ्लावर्स। हैरी ने गिफ्ट क्या किया? फ्लावर्स। ये एक्शन का रिसीवर जो हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन को रिसीव किया। हैरी ने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया? बुके, तो बुके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक्शन का रिसीवर जो होता है, जो एक्शन का रिसीवर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लेकिन ये बुके किसने रिसीव किया? ये बुके किसने रिसीव किया? ये बुके किसने रिसीव किया? इस लड़की ने। गिफ्ट क्या हुआ? बुके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये बुके जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव कौन कर रहा है? ये लड़की। तो ये जो लड़की रोजी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो एक्शन को, एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई इसने गिफ्ट किया किसे? फूलों को। फूलों, क्या गिफ्ट किया? फूल को। तो फूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फूल रिसीव किसने किए? इस लड़की ने। तो फूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीवर जो होता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये लड़की जो है, ये लड़की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये फूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लड़की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? अगर ये कहानी क्लियर है तो देखो, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं। तो दोबारा इसी बात को, अब इन एग्जांपल्स से इसी बात को केवल इन तीन, इन्हीं बात को पहले इन तीन एग्जांपल से समझ। तो बेटा हमने कहा सुमन, सुमन जो कि सब्जेक्ट है, डूअर है। अमित सब्जेक्ट है, डूअर है। माय फादर सब्जेक्ट। अमित टीचर्स, अमित पढ़ाता है, तो ये एक्शन, डू वाली वर्ड। सेंट, ये एक्शन है भाई, सुमन पढ़ाती है, अमित ने भेजे, और फादर ब्रिंग्स, लाते हैं, तो ये एक्शन। अब बात आती है, सुमन पढ़ाती है, सुमन क्या पढ़ाती है? बेटा ये जो एक्शन का इफेक्ट रिसीव कर रहा है हिंदी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये हिंदी कौन रिसीव कर रहा है? अब टीचर, अब मैं तुम्हें इंग्लिश दे रहा हूं कि नहीं, तो इंग्लिश तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ले कौन रहा है? आप, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीचर क्या पढ़ाती है? हिंदी, टीचर ने दी हिंदी। ये हिंदी रिसीव किसने करी? तो हिंदी रिसीव करी हिम ने। मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्राप्त करता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई लिविंग होगा। ठीक है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ तभी होगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अमित सेंट हर ए मैसेज, अमित सेंट हर ए मैसेज। अमित ने भेजा, तो अमित ने क्या भेजा? कह रहा मैसेज, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैसेज रिसीव किसने किया? मैसेज रिसीव किया हर ने। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? माई फादर ब्रिंग्स मी फ्रूट, मेरे पिताजी मेरे लिए फ्रूट लाते हैं। तो मेरे पिताजी लाते हैं, क्या लाते हैं? फ्रूट। तो लाया क्या जाता है? फ्रूट। एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्रूट लेता कौन है? मी। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो लिविंग चाहे नॉन लिविंग। व्हाट और होम का रिप्लाई। सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो बेटा उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन का रिसीवर, और बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
क्लियर हुआ? और बेटा एक बात को कहने के 2 तरीके हो जाते हैं। कई बार हम अलग-अलग तरीके से बात एक ही कहते हैं। कई बार अलग-अलग तरीके से बात एक ही कहते हैं। जैसे मैं आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिप्लाई करना, तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं आपसे पूछ आप वीडियो देख रहे हो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ 1 वर्ड में रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन्स पूछ रहा हूँ 1 वर्ड में रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम? रिप्लाई करो, आप मन में अपने रिप्लाई करो, ऐसे रिप्लाई करो कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक आए। फिर देख लो, रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ योर नेम? दे दिया रिप्लाई। अगला, टेल मी योर नेम, रिप्लाई दो, आपकी आवाज़ आपके कानों तक। टेल मी योर नेम। तीसरा क्वेश्चन, मे आई नो योर नेम? मे आई नो योर नेम? तीसरा हो गया, दिया रिप्लाई। लेट मी नो योर नेम, लेट मी नो योर नेम। चौथा क्वेश्चन, अब जरा अपने आप से पूछिए कि मैंने जो ये 4 प्रश्न पूछे हैं, तो इन 4 प्रश्न का 4 अलग-अलग रिप्लाई है या इन 4 प्रश्नों का एक ही रिप्लाई है, वो भी आपका अपना नाम? यस और नो? हाँ, मैंने एक ही बात को 4 तरीके से पूछा। मीन्स एक जगह जाने के कई रास्ते होते हैं। इस बात को एक बात को कहने कई तरीके होते हैं। इन चारों सेंटेंसेस में मैसेज एक ही था कि नाम बताओ, लेकिन इन चारों सेंटेंस का ग्रामर अलग था। चारों सेंटेंस का ग्रामर अलग था, लेकिन मीनिंग सेम। क्लियर हुआ कि नहीं? अब यही बात मैं ये बता रहा हूं, इन्हीं बात को इन तीनों आप एक हो तो कह रहा द सेम सेंटेंस कैन बी री रिटन एज, ये सेम सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कैसे लिखे जा सकते हैं, कहानी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, जब कोई हम डू वाली बात, जब भी एक्शन, जब भी कोई हम action लिखते हैं, डू वाली वर्ब, डू वाली वर्ब बाद, उसके बाद हम डायरेक्ट, जनरली ऐसा होता है, जनरली हम ऐसे लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखा, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट। दूसरा तरीका कि जो एक्शन दे रखा हो, डू वाली वर्ब जिसे, ऐसा नहीं है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले लिखोगे। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ये डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आप ऐसे कर सकते हो इसे पहले, और जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे बाद में लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एक काम करना है छोटा सा, ऐसा करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो या फिर फोर, दोनों में प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा जरूरत के अनुसार। तो जरूरत के अनुसार आपको टू या फोर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जरूरत के अकॉर्डिंग टू आएगा, जरूरत के अकॉर्डिंग फोर आएगा। क्लियर हुआ? ए, कहा कहा गिव मी ए पेन, मैंने लिखा गिव, चलो पहले मैं इसे ही समझा दे। गिव मी ए पेन, गिव क्या हुआ, एक एक्शन। मी क्या हुआ, मी क्या हुआ, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ए पेन क्या हुआ, डायरेक्ट। भाई दिया क्या गया, पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन का रिसीवर जो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि गिव ए पेन, गिव ए पेन। अब मी को अगर मैं इधर लेके आऊंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आपको एक प्रेपोजिशन टू या फोर, टू लगेगा। टू और फोर कब लगेगा ये भी मैं आगे आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, या तो टू या फोर एक प्रेपोजिशन। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा, और वो प्रेपोजिशन तो टू होगा। प्रेपोजिशन या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो टू होगा या फिर फोर होगा, या फिर टू होगा या फिर फोर होगा।
अब यहाँ पर एक छोटी-सी कन्फ्यूज़न बनती है कि सर अभी-अभी तो आपने छोटा-सा पॉइंट बताया, सबसे पहले तो ये बताया, छोटा-सा पॉइंट हमने जो करा, आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, अभी हम प्रेपोज़िशन, प्रेपोज़िशन बाद जो आता है वो तो प्रेपोज़िशन है, वो तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? प्रेपोज़िशन के बाद जो आता है वो तो प्रेपोज़िशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली इस बात को ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करोगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर प्रेपोज़िशन देना पड़ेगा उसके मीनिंग के लिए, फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बचता, फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोज़िशन के बाद आने के लिए वो प्रेपोज़िशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले कर दिया क्योंकि एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिया क्या गया? पेन। दिया क्या गया? पेन। तो जो एक्शन का रिसीवर है, जो एक्शन का रिसीवर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा तो आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। बिना प्रेपोजिशन के मीनिंग नहीं आएगा, आप कह ही नहीं पाओगे। आप ऐसे कहोगे गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दे दो, गिव ए पेन मी। आप ऐसे नहीं बोल पाओगे गिव ए पेन मी, आपको बोलना पड़ेगा गिव ए पेन टू मी। तो आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। प्रेपोजिशन दे दिया तो प्रेपोजिशन के बाद आया, और बेटा अब प्रेपोजिशन के बाद, ये प्रेपोजिशन के बाद आया तो मी अब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। अब ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। दोनों में से कोई भी बोल दो, गिव मी ए पेन या गिव ए पेन टू मी, तो एक ही बात को कह दो तरीके, सेम मीनिंग विद डिफरेंट ग्रामर। मीनिंग एक है, ग्रामर अलग अलग। मीनिंग एक है, ग्रामर अलग अलग। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? अगर ये बात क्लियर हुई, अब इसी पर कर रहे हैं, क्या ये 3 लिखे दोबारा लिख सकते इस तरीके से? देखो, ये इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट तो हमने हिम पहले और हिंदी बाद में। अगर आप हिंदी पहले और हिम बाद में करोगे, ये रहा। अगर आप हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में करोगे, कि अब आप ये सुमन टीचेस हिम हिंदी, हिंदी तो अब यहाँ पे मी नहीं होगा बेटा, ये टाइपिंग एरर रह गया, टाइपिंग एरर, मी नहीं होगा, ही नहीं होगा। तो हिंदी टू, जब हमने हिंदी पहले कर दिया तो हिम आएगा, और अगर इधर हिम आया और ये प्रेपोजिशन के बाद आया तो ये प्रेपोजिशन, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन। फिर देखो, अमित सेंट हर ए मैसेज, अमित ने लड़की को मैसेज भेजा। अमित ने क्या भेजा? मैसेज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैसेज रिसीव किसने किया? हर ने, तो ये इनडायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दिया। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेके जाओ, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेके जाओगे तो प्रेपोजिशन देगा, तो फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाए। मीनिंग सेम है। अमित सेंट हर ए मैसेज, अमित ने लड़की को, उस हर को मैसेज भेजा। ठीक है, अमित सेंट ए मैसेज, अमित ने मैसेज भेजा था उस लड़की को। बात है। फिर देख लो, माई फादर ब्रिंग्स, मेरे पापा लाते हैं, क्या लाते हैं? फ्रूट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और भैया फ्रूट रिसीव कौन करता है? हु रिसीव्स द फ्रूट? कहता है मी, मैं रिसीव करता हूं। तो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ये है, इसी बात को दोबारा लिख सकते हो। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, लिख दिया जी। अब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेके जाओगे तो एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा, टू या फोर, तो यहाँ फोर की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने फोर प्रेपोजिशन दे दिया तो फिर ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो बेटा फिर देख लो क्या सीखा। डायरेक्ट एक सीखा, पहले प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक्शन को रिसीव, और फिर सीखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। बस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही है बस सारी बात। बताइए समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब इस बात को मैंने
ये बातें समझ में आ गई हूँ। हाँ हूँ। तो अगर ये बातें समझ में आ गई है तो बेटा, हाँ तो बच्चों, आपने ये ट्रू और फॉल्स 10 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब इन स्टेटमेंट से आपको जनरल ये पता चल गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है। और अगर फिर भी थोड़ी कसर रह गई है तो फिर मैं हूं ना, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीव करता है द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो जो वर्ब है, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब का एक्शन है उसे रिसीव करता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीव करता है द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो एक्शन है, वर्ब का जो इफेक्ट है, वर्ब के एक्शन का जो इफेक्ट है जो रिसीव करता है, वो हमारा लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है। तो वर्ब का इफेक्ट जो जिस पर पड़े, जो एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही तो कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है। बिल्कुल। तो इट इज ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हूम। गलत। जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, ये आंसर देता है व्हाट और हूम का। व्हाट और होम का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखता है। अगर इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा होता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट और होम का रिप्लाई करता है तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो क्वेश्चन का रिप्लाई करता है, फॉर होम और टू होम, फॉर होम और टू होम। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, अगर यहां पर फॉर होम और टू होम होता तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेशन सही होती। तो लेकिन अभी ये गलत है, तो इट इज फॉल्स। क्लियर हुआ बेटा? ए सेंटेंस कैन हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कह रहा है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है? नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। तो जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। मतलब डबल ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डबल ऑब्जेक्ट में होगा। तो मींस कि ये कहता है एक सेंटेंस कैन हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हो सकता है? फॉल्स। नहीं, तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तभी आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, जैसे अच्छा इस वाक्य में, इन द सेंटेंस, इस वाक्य में शी गेव हिम ए गिफ्ट, द वर्ड हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस को पहचान लेते हैं। शी गेव, तो ये डूअर हुआ, सब्जेक्ट है, गेव हमारा एक्शन है। शी ने दिया, क्या दिया? एक गिफ्ट। तो बेटा एक्शन का जो रिसीवर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ये पूछ रहा था। तो जो एक्शन का रिसीवर है, एक्शन का जो रिसीवर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब शी ने दिया गिफ्ट, लिया किसने? इसने। तो भैया जी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो जो इसका आंसर कहता है, जो इनडायरेक्ट, अब कहता है ए सेंटेंस कैन हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हो ही नहीं सकता। फॉल्स हो गया। अब इसमें इस वाक्य में शी गेव हिम ए गिफ्ट, द वर्ड हिम, जो वर्ड हिम आया है इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हाँ, इस सेंटेंस में जो हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वास्तविकता में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस दे वॉच्ड द गेम, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है, वॉच्ड ये एक्शन है। उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा क्या? द गेम।
सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, लिविंग या नॉन लिविंग। एक्शन को जो रिसीव करता है, तो एक्शन का जो रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी एक्शन, किसी वर्ब, किसी एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट या हुम का रिप्लाई, तो दे वॉच्ड व्हाट, उन्होंने देखा, क्या देखा, द गेम, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब कहता है इन द सेंटेंस दे वॉच द गेम, इस सेंटेंस में द वर्ड गेम, इस सेंटेंस में जो वर्ड गेम आया है इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन का डायरेक्ट रिसीवर है, तो ये हमारा फॉल्स। अब बताओ, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर, 5 और बता रहा हूं, फिर 10 on 10 देखना आपके भी 10 on 10 किसके हैं, 10 on 10 किस किसके नहीं है। क्लियर हुआ मेरे बेटा? अगर बात ये समझ में आई तो बच्चे अगला देखें। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो जैसे मैंने कहा, जैसे सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, आई सेंट अ लेटर टू माय फ्रेंड, ये वाला नहीं लेते, ये वाला नहीं लेते, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स मैथ। हाँ, द टीचर, इस सेंटेंस को देख लो, इस क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए द टीचर, ये डूअर हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। टीचर ने पढ़ाया, तो ये हमारा एक्शन हुआ। क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब भैया ये मैथ जब पढ़ाई गई तो ये मैथ जो है किसने रिसीव करी, स्टूडेंट्स ने। ये ज्ञान किसने प्राप्त किया, ये ज्ञान किसने दिया, क्या क्या ज्ञान दिया, मैथ। और ये ज्ञान लिया किसने, स्टूडेंट्स ने। तो अगर ज्ञान स्टूडेंट्स ने लिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना समझ आ गया, इतना समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्टेटमेंट कहता है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यूजुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अक्सर कम्स, जो आता है बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है किसी भी वाक्य में। हाँ, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ही आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो ट्रू। डन, सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आई सेंट ए लेटर टू माय फ्रेंड, आई सेंट ए लेटर टू माय फ्रेंड, इस सेंटेंस में देखो मैंने भेजा, मैंने भेजा, क्या भेजा, लेटर। तो एक्शन का जो रिसीवर होता है, एक्शन का जो रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर जो भाई, और किसे भेजा, मतलब लेटर भेजा, लेटर रिसीव किसने किया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव किसने किया, कह रहे माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड ने रिसीव किया, तो क्या ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेसिकली पहले तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही था, अगर मैं माय फ्रेंड को लेटर से पहले लिख दूं तब तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब यहां पर अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लिखना पड़ता, टू और फोर, बस दो प्रेपोजिशन। तो अब अगर हमने टू लिख दिया तो टू तो प्रेपोजिशन है, तो अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रेपोजिशनल, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस समझ में आ गया, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये सेंटेंस समझ में आया, तो अब पूरी स्टेटमेंट को इन द सेंटेंस कि इस वाक्य में माय फ्रेंड, जो माय फ्रेंड है, इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इस सेंटेंस में जो माय फ्रेंड है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप बोलो कि हाँ जी, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, लेकिन वो तब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है सिर्फ तब। अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा, तो उससे पहले हमें एक प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी, टू या फोर। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये क्या कह रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स। कहता माय फ्रेंड इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं भाई, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सिंपल, जो प्रेपोजिशन के बाद आए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑल सेंटेंसेस मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या आप किसी भी एक्शन को लिखो, क्या हर एक्शन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या हर एक्शन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फॉल्स। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर जब आप एक्शन लिखते हैं तो व्हाट और होम का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे आई डांस्ड इन द पार्टी, कहता मैंने पार्टी में डांस किया, तो भाई कहां डांस किया, पार्टी में। तो ये जो पार्टी है, मैंने पार्टी में डांस किया, इन द पार्टी, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आई डांस्ड, प्लीज मैं डांस्ड लिखूंगा इधर, आई डांस इन द पार्टी, तो ये एक एक्शन है। लेकिन अब इसके अंदर तुमने कहां डांस किया, कह रहा पार्टी में, तो ये तो प्लेस हुआ।
अब ये तो प्लेस है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हर वाक्य में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कि अब ये तो फिलहाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि ऑल सेंटेंसेस मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ऐसा है नहीं। तो इट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो यहां प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो सकता है, जो एक्शन का रिसीवर है, वो नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। जैसे द स्टूडेंट टोल्ड द स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टूडेंट्स है किसी का नाम, तो ये नाउन है, तो ये नाउन भी हो सकता है। अब मैं यहां पर अगर द स्टूडेंट्स हटाकर, मैं द स्टूडेंट हटाकर ऐसे लिख दूं, द टीचर टोट अस मैथ, टीचर ने हमें मैथ पढ़ाया। तो भैया जी पढ़ाया क्या? मैथ। पढ़ा किसने? हमने। तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है और ये अस प्रनाउन है, प्रनाउन भी हो सकता है। तो बेटा तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है और प्रनाउन भी हो सकता है। मतलब व्हाट का रिप्लाई भी हो सकता है, हुम का भी, कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, फिलहाल ये क्या लिखा हुआ था? द स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा। अब लास्ट स्टेटमेंट, इन द सेंटेंस द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स मैथ्स, इस वाक्य में कि टीचर ने विद्यार्थियों को मैथ्स पढ़ाया, इस वाक्य में जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अब बताइए ट्रू और फॉल्स 10 के 10 समझ आए कि नहीं? फैक्ट्स क्लियर हो गए इससे? सारे के सारे डायरेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें याद रखो। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिसीवर होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है रिसीवर है। एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद जो सॉरी एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बात मैंने घुमा फिराकर हर तरीके से बता दी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन है उनके रिप्लाई दो। सेंटेंस के इंग्लिश लिखी है, हिंदी मीनिंग निकालो। इंग्लिश लिखी है, हिंदी मीनिंग निकालो, और जो क्वेश्चन है उनके रिप्लाई करो। क्या कहता है? अंडरलाइन द वर्ड, जब वर्ब आए तो उसे अंडरलाइन कर दो एंड सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल कर दो। तो अब आपको ये काम करना है, वर्ब को अंडरलाइन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो बेटा अब जरा देख लो, मैं चाहता हूं आप कर लो। आप वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं, तो देखना आपके 5 में से कितने सही है कितने गलत है। कर लिया? चलिए अब जरा देखो, द टीचर विल, ये ग्रामेटिकल थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग गड़बड़ कर देता है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो क्या है ये? विल एक्सप्लेन। बेटा जी जो मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां से एक फैक्ट, मॉडल के बाद जब भी हम मॉडल लगाते हैं उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी फैक्ट है एक छोटा सा। तो यहाँ पर विल और ये एक्सप्लेन, तो यहाँ पर विल एक्सप्लेन दोनों वर्ब है। तो वर्ब को क्या कह रहा है? वर्ब को अंडरलाइन कर। तो द टीचर विल एक्सप्लेन, आगे भी करते हैं, टीचर एक्सप्लेन करेंगे। द डॉग चेज, कि कुत्ते ने चेज्ड पीछा किया, तो वर्ब है ये, तो वर्ब को अंडरलाइन करना है। कुत्ते ने पीछा किया। माई सिस्टर बेग्ड, मेरी सिस्टर ने पकाया, बनाया, तो ये भी हमारा वर्ब है। ये वर्ब, तो जो वर्ब है उन्हें अंडरलाइन कर दिया। वी वॉज्ड, हमने देखा, तो हमने देखा, तो अब ये हमारी वर्ब, वॉज्ड वर्ब है अंडरलाइन। द शेफ प्रिपेयर्स, शेफ पकाता है, बनाता है, तो ये वर्ब, जिनको हमने अंडरलाइन किया वो वर्ब है। क्लियर हो गया? एंड सर्कल दी, और जो सर्कल कर दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उन्हें सर्कल कर दो। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का रिसीवर होता है। तो जो एक्शन का रिसीवर होता है, तो जो द लेसन है, इसको आपको क्या करना है? सर्कल, इसको हमें करना सर्कल। तो द लेसन ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टुमारो क्या हुआ? टुमारो टाइम है, क्या बनेगा? द टीचर, की जो टीचर है टुमारो कल लेसन को समझाएंगे, कल टीचर लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। द डॉग चेज, डॉग ने चेस किया, तो भैया चेस किया किसको? द स्क्वेरल। तो वर्ब का जो रिसीवर होता है, ये जो रिसीवर है
ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हूम का रिप्लाई। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, कि क्या समझाएंगे, लेसन। तो ये व्हाट का रिप्लाई है। और द डॉग चेस, जो डॉग ने चेस किया, कहता हूम, किसे चेस किया, स्क्विरल को, तो ये हूम का रिप्लाई है। तो ये ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रीट, ये इन प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी हमें प्रेपोजिशन इन द स्ट्रीट, ये हमारा प्लेस है। द डॉग, कुत्ता जो, द डॉग चेज द स्क्विरल इन द स्ट्रीट, कुत्ते ने गली में गिलहरी का पीछा किया। तो वर्ब को अंडरलाइन और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। माई सिस्टर बेक्स, मेरी सिस्टर पकाती है, क्या पकाती है, कुकीज। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब का रिसीवर है। फॉर मी, तो फॉर प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगला, वी वॉच्ड, हमने देखा, मूवी 2 दिन पहले, वी वॉच्ड, हमने देखी थी फिल्म 2 दिन पहले, हमने 2 दिन पहले फिल्म देखी थी। तो क्या देखा था, मूवी। तो वर्ब का जो रिसीवर है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। 2 days अगो, ये टाइम है। द शेफ प्रिपेयर्स, शेफ पकाता है, क्या पकाता है, ए स्पेशल मील। तो जो स्पेशल मील है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल करना है। तो द शेफ प्रिपेयर्स, शेफ प्रिपेयर करता है स्पेशल मील फॉर द गेस्ट, फॉर प्रेपोजिशन है, और ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। बस आपको क्या करना था, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रश्न क्या पूछा, वर्ब को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है। प्रैक्टिस क्लियर है कि नहीं। अब देख लेना क्या क्या रह गया आपका, चीजें क्लियर कर लो, मीनिंग देख लो, इंग्लिश लिखिए, हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं। बाकी अभी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगी। मैंने बताया ना बेटा, लगे रहो, मन नहीं कर रहा है तो भी लगे रहो, मन को ही तो जीतना है। सारा खेल ही मन का है। जितना हम सोचते हैं बेटा, जितना हम सोचते हैं, जो हम 100% सोचते हैं, जितना भी हम सोचते हैं, मानो वो 100% सोचते हैं, अगर 100% में से अगर उस 100% का 5% भी अगर हम कर लें, 100% में से 5% का भी कर लेना, भाई साहब, जिंदगी बड़ी आसान है। क्योंकि इस दुनिया में उसी की रेस्पेक्ट है जो स्किलफुल इंसान है, जिसके अंदर गुण है। चाहे वो कोई इलेक्ट्रीशियन है, चाहे कोई प्लम्बर है, चाहे कोई टीचर है, चाहे डॉक्टर, जिससे चीजें जो स्किलफुल है उसी की वैल्यू है। और स्किलफुल इंसान कब बनता है, जब प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस से ही चीजें परफेक्ट बनती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं है बेटा कुछ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लो और फिर टाइम दूंगा बनाने का। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो। ये कहता है अंडरलाइन द वर्ब, वर्ब को अंडरलाइन करो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करो, एंड पुट ए बॉक्स अराउंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बॉक्स बनाओ। देख लो क्या करना है, प्रैक्टिस देख लो। तो वर्ब को तो अंडरलाइन करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर सर्कल बनाओ, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बॉक्स बनाओ। तो पहले वर्ब, सारा गेव हर ब्रदर, सारा ने अपने भाई को एक प्रेजेंट दिया उसके बर्थडे पर। तो सारा ने दिया, तो सारा जो है वो सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन। पहले वर्ब देख लेते हैं एक बार। मोहन मेक्स अस डिनर डेली, मोहन हमसे रोजाना डिनर पकवाता है। तो मेक्स वर्ब है, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं वो वर्ब है। आई विल सेंड माई फ्रेंड ए मैसेज इन द इवनिंग, मैं अपने फ्रेंड को शाम को मैसेज भेजूंगा। तो आई विल सेंड, तो विल सेंड ये हमारी वर्ब हो गई, है ना। माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को मैसेज भेजूंगा इवनिंग में। शी बोट हर मदर, शी बोट हर मदर फ्लावर्स, तो ये हो गई हमारी वर्ब। शी बोट, कि शी ने खरीदे थे, और ही टोट, उसने पढ़ाया था। तो अब मैंने ये सेंटेंस में वर्ब अंडरलाइन कर दी। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप बनाओ, टाइम दे रहा हूं, बनाइए। कर लिया, तो अब जरा देखो, वर्ब का रिसीवर, देख ले, जो वर्ब का रिसीवर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज द पॉइंट। सारा गेव, सारा ने क्या दिया, ए प्रेजेंट, तो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सर्कल। अब ये प्रेजेंट मिला किसे, उसके भाई को। तो बेटा जो रिसीवर है वो इनडायरेक्ट, जो रिसीवर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑन हिज बर्थडे, तो ऑन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कोई मार्क नहीं कर रहे, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। तो उसने पूछा, वर्ब पूछा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट।
चलो अगला। मॉम मेक्स अस डिनर डेली, कि मम्मी जो है हमसे रोजाना डिनर पकवाती हैं। तो मॉम मेक्स अस डिनर, तो भाई बनाया क्या जाता है? डिनर। तो बेटा वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डिनर क्या कहते हैं? मेक्स अस डिनर। तो भैया हमसे करवाती हैं, तो अब ये काम कौन करता है? कि जी अस, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? सर्कल। डेली टाइम है। नेक्स्ट, आई विल सेंड माई फ्रेंड ए मैसेज इन द इवनिंग। मैं अपने फ्रेंड को मैसेज भेजूंगा इवनिंग में। आई विल सेंड, मैं भेजूंगा। अब मैं भेजूंगा क्या? ए मैसेज। तो जो मैसेज भेजूंगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैसेज लेगा कौन? मेरा दोस्त। मैसेज लेगा कौन? मेरा दोस्त। तो जो मेरा दोस्त है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब। इन द इवनिंग टाइम है, और इन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग टाइम। तो मैं अपने दोस्त को शाम को गिफ्ट भेजूंगा। शी बोट हर मदर फ्लावर्स। उसने अपनी मम्मी के लिए फ्लावर्स भेजे। तो शी बोट ये वर्ब है। उनने खरीदा, खरीदे क्या? फ्लावर्स। बेटा वर्ब का जो रिसीवर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्लावर्स मिलेंगे किसे? मम्मी को। मम्मी के लिए खरीदे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड द क्लास ग्रामर। उसने पढ़ाया, तो उसने क्या पढ़ाया? ग्रामर। तो वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ा? ग्रामर पर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट सर्कल नहीं, इसको मुझे बॉक्स में रख, ये बॉक्स। तो पढ़ाया क्या? ग्रामर। तो जो ग्रामर है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ग्रामर रिसीव किसने करी? क्लास ने। तो क्लास हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें बॉक्स बनाना। अब बताइए, चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर यही है? क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है, अब अगला देखें, प्रैक्टिस डी। राइट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अबव द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहां पे जो जिन वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है उसको बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ। जिन वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। करो करो, पहले आप करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया? तो देखो, शी शोड मी द आंसर। उसने दिखाया, क्या दिखाया? आंसर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर मिला किसे? मी को। तो ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर। ही टोल्ड ए जोक टू द क्लास। उसने क्लास को जोक सुनाया। तो बेटा मेन वर्ब के बाद वर्ब का रिसीवर जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू द क्लास, टू प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हम सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं। ही इश्यूड देम टिकट्स। उन्हें इश्यू किए, क्या इश्यू किए जी? टिकट्स। तो ये टिकट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टिकट्स रिसीव, रिसीव किसने किए? देम ने। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब का रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर असाइन, टीचर ने असाइन किया होमवर्क टू अस। तो वर्ब का रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन का जो के बाद जो आता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डैड बॉट, पिताजी ने खरीदे। बॉट मी ए बाइसिकल, पिताजी ने मेरे लिए बाइसिकल खरीदी। पिताजी ने क्या खरीदा? बाइसिकल। तो वर्ब का रिसीवर, वर्ब एक्शन का रिसीवर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाइसिकल मिली किसे? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर इनडायरेक्ट। कितने एग्जांपल दे दिए, कितने एग्जांपल दे दिए। माइंड एकदम गजब तरीके से सेट हो जाना चाहिए इन सब चीजों में। देखो कितने सही है, कितने गलत है। और अब के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट, और ये हमारी प्रैक्टिस पूरी तरह हो। तो जितना सिखाया उसकी प्रैक्टिस भी मैंने काफी दे दी बेटा, ताकि आप अच्छे से इन बातों को समझ लो। रीराइट ईच सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था ना, एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं। तो गिव मी ए पेन, गिव ए पेन टू मी, है ना? दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब ये सेंटेंस रीराइट ही करने। इसके अंदर आप अगर देखें, इन सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। तो बेटा आपको प्रेपोजिशन लगा के ठीक करना है। तो जैसे एक एग्जांपल है, शी गेव मी ए बुक। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको क्या करना है? पहले क्या लिखा है? वर्ब के एक्शन के बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है? प्रेपोजिशन के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे जब इधर लाओगे तो प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। तो मीनिंग एक है, शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे किताब दी, या शी गेव ए बुक टू मी, कि
कि शी गेव ए बुक, उसने किताब दी टू मी, मुझे एक किताब दी। चलिए, अब आप इन पांचों को रिराइट कीजिए, पांचों को रिराइट कीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कर लिया? ही सेंट हर ए पोस्ट कार्ड, तो देख लो, ही सेंट हर, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको रिराइट कर रहा हूं, देख। ही सेंट हर ए पोस्ट कार्ड, ही सेंट ए पोस्ट कार्ड टू हर, he sent a postcard to her. Mom cooked us breakfast. मम्मी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट। तो मोम कुक्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिख रहे हैं, एक्शन के बाद ब्रेकफास्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अब हम बाद में लेकर आएंगे, उससे पहले आपको प्रेपोजिशन बनाना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे फोर देना पड़ेगा। टू कब आता है, फोर कब आता है, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना। एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, क्योंकि इसके अंदर मुझे प्रेपोजिशन सिखाना है कि ये कब लगेगी, ये कब लगेगी। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि टू कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन, ये अलग से वीडियो बनेगी। शी बेक्ड अस ए केक, तो शी बेक्ड अस ए केक, उसने हमारे लिए केक बनाया। हम बोलेंगे तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे शी बेक्ड, शी बेक्ड ए केक फॉर अस। बाकी अभी की आसानी के लिए बता दूं छोटी सी बात, अभी की आसानी के लिए कि सर अभी कैसे समझ में आए, तो अभी मैं एक इनजेन्युइन तरीका बताता हूं, एकदम जेन्युइन नहीं है, इनजेन्युइन है, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। अब जरा देखो, जब भी आप भाई ये टू लगाएं या फोर, भाई ये टू लगाएं या ये फोर लगाएं, तो इसका छोटा सा आंसर, टू आप तब लगाना जब आपको काके की का सेंस मिले। देखो, हिंदी के जरिए नहीं सीखा जाता, लेकिन अभी मैंने टू और फोर प्रेपोजिशन सिखाया नहीं है आपको। अगर टू और फोर प्रेपोजिशन नहीं सिखाया तो ऑब्वियस एकदम नहीं समझ में आएगा, लेकिन छोटा सा पॉइंट बताता हूं, समझ में आ जाएगा इससे आपको। अगर काके की का सेंस आए तो टू, और बेटा फोर कब लगाते हैं, जब के लिए का सेंस, जब के लिए का सेंस, सिर्फ इतना याद रखना। जैसे ही सेंट ए पोस्ट कार्ड टू हर, उसने पोस्ट कार्ड सेंड किया टू हर, उसको, उस लड़की को, उस लड़की के लिए नहीं, उस लड़की को। तो जब काके की का सेंस तो टू, तो अब देखो कि मोम बेक्ड ब्रेकफास्ट, मोम ने ब्रेकफास्ट बनाया फॉर अस, कि हमारे लिए, तो के लिए का सेंस है ना, किसके लिए, हमारे लिए, तो जहां के लिए का सेंस है, और यही शी बेक्ड ए केक, उसने केक बनाया फॉर अस, कि भैया उसने केक बनाया किसके लिए, हमारे लिए। तो यहाँ पे के लिए का सेंस है, यहाँ पर को का के की का सेंस है। फिर देख लो इधर, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बताया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर रहे हैं। तो टोल्ड आई टोल्ड द ट्रूथ, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले कर दिया, आई टोल्ड द ट्रूथ। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखोगे तो आपको एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, जब ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, अब ये द ट्रूथ। अब कंफ्यूजन ये है कि सर प्रेपोजिशन टू लगाऊं या फोर, तो मीनिंग देखो, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बताया, आई टोल्ड द, मैंने सच बताया उसको, उसे, उसको बताया, उसके लिए नहीं बताया, उसको बताया, तो काके की उसको बताया, तो यहां टू। ये देख लो, शी ऑफर्ड मी ए हेल्प, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्प डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो शी ऑफर्ड, शी ने ऑफर किया, शी ऑफर्ड हेल्प डैश मी। अब यहां पे प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहां ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो कहता है शी ऑफर्ड हेल्प, शी ने हेल्प को ऑफर किया, किसे, मी, टू मी, मुझको, मुझे हेल्प ऑफर किया, मेरे लिए नहीं, मुझे।
मुझको मुझको हेल्प ऑफर किया तो टू मी। अब बताइए क्लियर हुआ? तो बेटा एक एक बात को मैंने कोने कोने से समझा दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर ये बात समझ में आई तो अब हम करेंगे अगला। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। तो ऑब्जेक्ट आप ढंग से कर लीजिए, ऑब्जेक्ट आप ढंग से कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी जो है वो है कॉम्प्लीमेंट की। और बेटा फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क समझना है, और फिर उसके हिसाब से मीनिंग देखना है, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस का क्रिएशन करना है। तो जैसे जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैं अब आज आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसके बाद जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट। समटाइम्स समटाइम्स एक ही सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं, और समटाइम्स समटाइम्स या तो ऑब्जेक्ट लिखोगे या कॉम्प्लीमेंट, दोनों नहीं आ सकते। ये हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम ये कॉम्प्लीमेंट समझेंगे कि बेटा अगली क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं बेटा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क क्या है, इनकी इंग्लिश बनाओ तो हिंदी कैसे बनती है और इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बनता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात ये ढंग से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।